और इस चैप्टर में जब आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का वो उस पे जाओगे ना, ये दिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये एग्जाम्पल है, दिख रहा है। इसमें पहले यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है देखो आप, रेट को लिखा गया है, उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड किया गया है। बाद में लिखा गया है द टर्म H2 concentration कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, ये लिखा है। द इक्वेशन दस बिकम, तो इक्वेशन ये बन जाएगा, है ना। बाद में देखना इसको कैसे सॉल्व करके कैसे फाइनली लाकर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 55.5 जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिवाइड भी किया है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है ना 55.5, है ना, इसको बाद में जाके डिवाइड करके ओरिजिनल का वो लेकर आए हैं, के लेकर आए हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यूज इस तरीके से हुआ है। ओके, सक्षम क्या डाउट है आपका? कुशाग्र क्या डाउट है? हेलो। हेलो, हाँ बोलो। इसमें ना ये दिया है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और अपन ने कहा है कि असलियत में थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। हाँ, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड सेंस में पढ़ाया है, मैंने कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी ली है ना, तो Okay. वो भी आ सकता है। इन्होंने एनसीईआरटी ने उस चीज को नहीं लिया है ना। ओके बट सर, अगर आप कुछ और अच्छी टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये डाउट था। हाँ, तो मैंने उसको भी, मैं थोड़ा और ब्रॉड सेंस में आपको पढ़ाया था, है ना, ठीक है। सर रेट स्टोइकियोमेट्री अगर कोई फैक्टर से चेंज करेंगे तो रेट अफेक्ट होगी? स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर से अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एक रिएक्शन को तो रेट चेंज होगी क्या? नहीं, रेट नहीं चेंज होगी। अगर सर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो ऑर्डर भी तो चेंज हो जाएगा। किसका? एलिमेंट्री रिएक्शन का? नहीं, वो जो है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन जो भी मानी जाएगी ना, जो भी दी जाएगी वो एक ही रिएक्शन दी जाएगी, आपको कांस्टेंट रहना चाहिए, आप तो चेंज अगर नहीं कर कोई सकते उसको फिर। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे वो चेंज ही हो जाएगी हाँ, रिएक्शन पूरी। नई रिएक्शन मानी जाएगी, ओके सर। ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक्चुअली मल्टीप्लाई किया नहीं जाता है ना, ओके सर। ठीक है, नया रिएक्शन माना जाएगा वो। ओके, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, चलें करें क्वेश्चन में स्टार्ट करें थ्योरी, है ना, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर में आज का टॉपिक है कि हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे ना, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू, या एक काम करते हैं, अभी एक और काम रह गया है और वो काम है इसके लिए फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अभी अपन ने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, अब हम लोग nth पढ़ लेते हैं और nth पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे चीजों को क्लोज कर देंगे, है ना, ठीक है। nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के यहाँ पे चीजों को क्लोज कर देंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में इस तरीके से। सो एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ये ऑटो फोकस ऑफ करूँ इसका। हाँ, अभी चालू किया है, चिंता मत करो। प्लीज क्लास के बीच में रिकॉर्डिंग मत स्टॉप करिए, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि टीचर रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं मगर वो ठीक है। सो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो nth ऑर्डर रिएक्शन में अपने को क्या करना है, कोई भी एक सिंपलेस्ट केस ले लो आप, और हमें मान लो एक ही पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, ए गिविंग प्रोडक्ट वाला, है ना, ए जीरो ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा, है ना। और ए का वैल्यू क्या होगा, सी नॉट होगा या ए नॉट होगा, या ए माइनस एक्स क्या होगा बोलो, सी टी होगा या फिर ए टी होगा। अपने को पता है कि जो रेट होता है वो क्या होता है, रेट होता है के टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आर लिखोगे, यहाँ के लिखोगे, यहाँ पर
ए लिखोगे, यहाँ एन लिखोगे, यहाँ पे डी ए बाई डी टी लिखोगे, यहाँ के लिखोगे, यहाँ ए की पावर एन लिखोगे। सो माइनस डी ए अपॉन ए की पावर क्या होगा, एन हो जाएगा, और यहाँ पे के डी टी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, है ना? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, थोड़ा सा और पास लाते हैं इसको, अब ठीक होगा। अभी ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है, देखो बिल्कुल प्रॉपर है ना? क्योंकि कैमरा सही किया तो पूरा सेटिंग खराब हो गया है, देखो, है ना? ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, और क्या है, x की पावर जो n होता है ना, उसका इंटीग्रेशन पता है ना आपको, n+1 अपॉन n+1 है ना, x की पावर, उसी को आप इंटीग्रेशन में परफॉर्म कर लो, है ना? अपने आप आ जाएगा ये आंसर, है ना? तो इसमें क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर -n dA इक्वल टू के डी टी। ये आप 0 से t इंटीग्रेट करना, ये आपका a0 से at तक चला जाएगा, है ना? और ये क्या बनेगा, a की पावर माइनस ये बनेगा, और -n+1 बनेगा, और एक माइनस पहले से लगा हुआ था। ओके, आप a0 से क्या करोगे, at तक जो है ना, इसको ये हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा, ये होगा kt, इस तरीके से। अब आप एक काम करिए कि जो ये माइनस है यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये n-1 हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इस जगह पे, तो n-1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n-1, और उसके बाद जो अपर लिमिट है वो ऊपर लिखी जाएगी। तो ये क्या, इसको आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा n-1 हो जाएगा, और 1/a0 n-1 हो जाएगा इक्वल टू kt। चलेगा ना आपको? ये nth ऑर्डर का रिजल्ट आ गया, है ना? ये nth ऑर्डर का रिजल्ट आ गया। हाँ, बोर्ड में भी ऐसे ही ड्राइव करना है आपको, है ना? हाँ, n का जो वैल्यू है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी चल जाएगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर 0 भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा। n का वैल्यू 2 रख के देखो, अभी समझ में आएगा। n का वैल्यू 2 रख के देखोगे ना, तो 1/ct माइनस 1/c0 इक्वल टू kt आ जाएगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, है ना? इस तरीके से तो ये आप कर सकते हो nth ऑर्डर के रिएक्शन, है ना? ओके, और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हाफ लाइफ होगा उस समय क्या करोगे, हाफ लाइफ के लिए आपका जो AT होगा, AT को आप क्या पुट कर दो, A0/2 पुट कर दो, है ना? यहाँ पे A0/2 पुट कर दो, बाकी सारा काम अपने, और t की जगह t हाफ पुट कर देना। तो 1 अपॉन क्या होगा, n-1, और यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे A0/2। सो 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा लेकिन पावर में जाएगा, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई A0 की पावर n-1 बनेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, ये आ गया समझ में? ओके, प्रोडक्ट में के टी टाइम पर कितने मोल्स हैं, है ना? प्रोडक्ट के मोल्स की टेंशन मत करो, है ना? प्रोडक्ट के मोल्स की टेंशन मत करो, इसको देखो पहले, है ना? इसको देखो, n-1 डिवाइड बाई प्रोडक्ट के मोल से, वैसे भी मैंने कोई चीज पढ़ाई नहीं है आपको काइनेटिक्स में। सो 2 की पावर n-1 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू टी हाफ हो जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर हाफ लाइफ, है ना? ये एक क्वेश्चन है, कहीं मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2 में था, पहले एक्सरसाइज 2 में हुआ करता था, अभी है या नहीं है मुझे नहीं पता, पहले हुआ करता था ये, है ना? हाफ लाइफ का डेरिवेशन पूछते थे आपसे, है ना? हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है भावेश, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर में आप नहीं लगा सकते इसको, है ना? बाकी सब जगह आप लगा सकते हो। जैसे मान लो किसी ने 3/2 ऑर्डर दे दिया, है ना? तो अब 3/2 वगैरह के लिए, है ना, जैसे बंसल क्लासेस का मैंने कंटेंट देखा, उनके DPP वगैरह, उनमें कहीं 3/2, 5/2 ऐसे ऑर्डर पूछे हैं।
तो अब उनको ड्राइव तो नहीं करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, पुट करो, वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। इस तरीके की चीजों पे भी जो है ना काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा है उतना कर लो, बाकी आप nth ऑर्डर से चला लेना सारा काम, है ना। और nth ऑर्डर पे जब जाएगा, nth ऑर्डर पर जब जाएगा तो आप परेशान मत होना, बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा। nth ऑर्डर पे जब जाएगा तो बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा, है ना, कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा। और यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो टी हाफ की प्रोपोर्शनैलिटी है वो कितनी है, 1/a0 की पावर कितनी आ रही है, n-1, या टी हाफ की जो प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है वो a0 की पावर कितनी आ रही, बोलो 1 - n। तो लग भी रहा है यार कि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो आपको याद है हाफ लाइफ कितना आया था, C0/K, C0 ऊपर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर मैं इसे पुट करता हूं कितना 2, तो क्या आता था 1/KC0, तो नीचे के चला जाता था C0, तो ये नीचे C चला जाएगा। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हाफ लाइफ की प्रोपोर्शनैलिटी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसी होगी, वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। के लिए हाँ बिल्कुल प्रोपोर्शनल कर सकते हैं और इस तरीके से बन जाएगा। तो नोट हो गया होगा आप लोगों का, नोट हो गया तो मुझे बता दो और मैं नेक्स्ट हेडिंग लेता हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग जो लिखोगे, और वो नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए, वो हेडिंग है हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तक मैं जो कुछ पढ़ा रहा था, है ना, अभी तक मैं जो कुछ पढ़ा रहा था उसमें मैंने क्या किया था, है ना, उसमें मैंने ऑर्डर आपको बताया था। मैं खुद ही बता देता था कि मैं आपको सेकंड ऑर्डर पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहा हूं, है ना, अब मैं आपको nth ऑर्डर पढ़ा रहा हूं। तो ऑर्डर मैं पहले बता देता था, है ना। और कई सारे डाउट भी पूछे आपने, हमें कैसे ऑर्डर पता चलेगा क्या, है ना, कई बार आप पूछते थे। तो अब वो वाला हमारा आर्टिकल आ चुका है चैप्टर में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग ये पता करेंगे कि ऑर्डर कैसे पता किया जाता है ना, वो वाला पार्ट जो है ना हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करो और लिखो हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लो। हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में जानकारी आपको कैसे होगी, हाँ। तो आपको पहला मेथड बताते हैं, फर्स्ट मेथड जो सबसे पहले आपको लगाना है जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे होगे, तो सबसे पहला मेथड यही लगेगा, ठीक है। और वो है पहला मेथड है वो है बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट भी हमें क्या करती है, ऑर्डर बता देती है न्यूमेरिकल में, स्पेशली थ्योरेटिकल सेंस में, हमको ये बता देती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे काइनेटिक्स का बेसिक इक्वेशन क्या है, रेट बराबर k टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या, ऑर्डर, ठीक है। रेट जो है ना क्या होगा, वो होगा -dA/dt इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, अच्छा सॉरी, हाँ ये लिख देंगे और ऑर्डर अपन n लिख देंगे, ठीक है, ऐसा इस तरीके से लिख देंगे। तो ये जो इसका जो बनेगा यूनिट जो बनेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन आएगी मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन का। टाइम नीचे आ रहा है तो मैं टाइम इनवर्स कर दूंगा। अब सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स आएगा, टाइम मिनट होगा तो मिनट इनवर्स आएगा, आवर होगा तो आवर इनवर्स आ जाएगा। ओके, के टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मोल पर लीटर की पावर n। अब आप k को यहीं रहने दो, ये सबको यहाँ डिवाइड कर दो, तो आपको फाइनली जो k का यूनिट मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, मोल में ये n आएगा, यहाँ पे 1 - n पावर आएगी मोल के केस में। लीटर के केस में क्या होगा, n-1 पावर आएगी, और टाइम तो टाइम इनवर्स ही रहेगा। तो किसी nth ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा वो ये आएगा। अब आप इसमें डिफरेंट ऑर्डर पुट करते चले जाइए, है ना। लेट्स से आपने क्या किया, 0 ऑर्डर पुट किया, है ना। लेट्स से वी आर वर्किंग फॉर 0 ऑर्डर। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका जो सेक्शन बी में क्वेश्चन था, है ना, वो ड्रॉप वाला, है ना, ड्रॉप वाला एक क्वेश्चन था, और उसमें मैंने कहा था कि 0 ऑर्डर पता करने के लिए आपको रेट कांस्टेंट देखना पड़ेगा, किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था।
तो यहां पे आप अगर मैं ये कहूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो एन की पुट क्या करोगे, बोलो पुट एन इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू जीरो पुट करो यहां पे, तो के का यूनिट क्या मिलेगा, के का यूनिट मिलेगा मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, है ना। ये यूनिट किसका होगा, रेट का यूनिट होगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, आर बराबर के होता है, जीरो ऑर्डर के लिए आर बराबर के फॉर जीरो ऑर्डर, बोलो फॉर जीरो ऑर्डर आर बराबर के होगा, तो जो के की यूनिट होगी वही आर की होगी, या आर की जो होगी वही के की होगी, और आर की क्या होगी, आर की यही होगी, ऊपर मोल पर लीटर नीचे टाइम इनवर्स, तो जिसमें मोल पर लीटर आता है वो जीरो ऑर्डर आ जाता है ना, उस तरीके से। अब अगर आप ये कहते हैं, ये तो इसका काम हो गया, अब अगर आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या पुट करना है, पुट n इक्वल टू 1, तो जो k की यूनिट होगी उसमें जब आप 1 पुट करोगे, यहाँ पे यहाँ 1 यहाँ 1, तो जीरो हो जाएगा, आपके पास केवल जो आएगा वो टाइम इनवर्स आएगा, सेकेंड इनवर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेकेंड इनवर्स है, मिनट इनवर्स है, इस तरीके की अगर, है ना, आवर इनवर्स है, ईयर में इनवर्स है, ईयर वगैरह में कहाँ आता है, रेडियो एक्टिविटी में आता है ना। तो अकेला अगर टाइम दिख रहा है तुमको के की यूनिट में, तो वो अपने आप ही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलरिटी ही का ही मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी ही है यहां से, और गैसियस फेज में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है ना, गैसियस फेज में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, और एक्वस मीडियम में आप यू कैन से इट इज अ मोलरिटी। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो आपको एन कितना पुट करना है, पुट एन इक्वल टू 2, तो 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 पुट करोगे तो के का वैल्यू क्या आएगा, बोलो मोल इनवर्स लीटर, है ना, हो जाएगा, और टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो मैं तो कैसे याद रखता हूं कि जीरो में मोल पर लीटर आएगा, 1 में मोल पर लीटर गायब हो जाएगा, और सेकेंड में मोल पर लीटर पलट जाएगा। मोल पर लीटर पलटने का मतलब मोल पे इनवर्स और लीटर पे प्लस 1 आ जाएगी पावर, है ना, लीटर पे पावर कितनी आ जाएगी, बोलो वो 1 आ जाएगी, है ना, इस तरीके से होगा। लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में फॉर सेकेंड ऑर्डर मोल पर लीटर लिखा हुआ है ना, हाँ, के टाइम इनवर्स के बाद, अच्छा टाइम इनवर्स के बाद ये लिखा है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इजी इजी एग्जाम्पल, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन, ई डॉट जी का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन, ठीक है, ये रहेगा, आ रहा है बात समझ में, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो ये तो पहला मेथड हो गया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। सेकेंड मेथड लिखो आप लोग, सेकेंड मेथड जो होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड इनिशियल रेट मेथड, है ना, दैट मेथड इज कॉल्ड इनिशियल रेट मेथड। सो नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए, और वो है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, है ना, ठीक है। तो इनिशियल रेट मेथड में क्या होगा, इनिशियल रेट मेथड के अंदर अगर आप चलें, तो इनिशियल रेट मेथड जो होगा, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाता हूं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया है, एक रिएक्शन मान लेते हैं 2A प्लस 3B प्लस सी गिविंग D प्लस सी, ऐसे कुछ मान लिया, ये केमिकल रिएक्शन है, इसका अपने को ऑर्डर जो है ना वो नहीं लिखा था, अब नहीं लिखा था तो क्या, इतना देर से तो लिख रहा हूं, लिखा करो, है ना। तो अभी रेट क्या होगा, इसका रेट मुझे मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, A की पावर X मान लूंगा, B की पावर Y और C की पावर Z, और ये जरूरी नहीं है कि X की वैल्यू 2 के बराबर हो, Y की वैल्यू 3 के बराबर हो, Z की वैल्यू 1 के बराबर हो। ये आप जानते हैं कि आप ये जरूरी होना भी नहीं होता है, कि जरूरी भी नहीं है कि इनके जो कांस्टेंट है वो इस तरीके से होंगे, यस और नो बोलो। तो ये तो आप समझते हैं, इतना तो आप जानते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। और हाँ, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन में ही आप ऐसा करोगे, बहुत अच्छी बात है, गुड है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें एक आपको, अब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप क्या निकालना चाहते हो, है ना। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो है ना हम लोग क्या करेंगे, या इट इज अ सेकंड मेथड, डेफिनेटली इनिशियल रेट मेथड इज अ सेकंड मेथड, है ना। इनिशियल रेट मेथड इज अ सेकंड मेथड, है ना। हाँ, प्रोडक्ट में नहीं करेगा, प्रोडक्ट अभी वेरी नहीं करता है, वो सब बाद में आएगा। प्रोडक्ट वाले पे डिपेंडेंसी जो है ना, वो जब रिवर्सल रिएक्शन होगा तब आएगा। सबसे मैंने बोला है ना, प्रोडक्ट कब आएगा, जब मैं आखिरी लेक्चर, जिस दिन आपके रेट लॉ में प्रोडक्ट आएगा ना, वो आपकी केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी लेक्चर होगा, उस दिन आ जाएगा, है ना। ठीक है, उस दिन आ जाएगा, आप चिंता मत करो। जब मैंने खुद ही बताया तो मैं बताऊंगा ना, आप क्यों परेशान होते हो बार बार। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो ध्यान से, पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग, और ए नॉट बी नॉट और सी, यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे ए नॉट होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये बी नॉट होगा, यहाँ पे सी नॉट होगा, और यहाँ पे इनिशियल रेट होगा। आपको इनिशियल रेट याद है, रेट एट टी इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पे इनकी सबकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखी जा रही है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 था, इसका B1 था, इसका C1 था। उस समय रेट देखा तो ये R1 आया। फिर हम गए दूसरे एक्सपेरिमेंट में, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को बदला, A1 से A2 किया, लेकिन बी को नहीं बदला, B1 को B1 रहने दिया, इसको C1 ही रहने दिया, और देखा तो रेट R2 हो गया। फिर हम तीसरे एक्सपेरिमेंट पे गए, और तीसरे एक्सपेरिमेंट पे जब गए तो हमने ए को A1 ही रखा, लेकिन अब की बार बी को बदल दिया, B2, इसको क्या आ गया, C1 हो गया, और ये क्या होगा, R3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 4 किया, और ये A1 हो जाता है, ये B1 हो जाता है, और इसको अब की बार चेंज किया तो रेट R4 हो गया। ठीक है, तो एक बार हमने ए को बदल के देख लिया तो हमें ए के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, एक बार बी को बदल के देख लेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। भाई जिसको बदलोगे उसकी वजह से जो भी रेट में चेंज आएगा, दैट मीन्स वो पावर बता देगा, है ना, वो पावर बता देगा कि कितनी रही होगी, है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। जैसे पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, हाँ ठीक है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो पहले दो एक्सपेरिमेंट को जब कंसीडर करोगे तो आपको ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगा। आप इस बात को फील कर पा रहे हो, हाँ बोलो, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगा, समझ में आया। और पहले और तीसरा एक्सपेरिमेंट को देखो, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखो, वहां पे कौन चेंज हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में बी चेंज हो रहा है, और ए और सी कैसे हैं, ए और सी कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। तो अब पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगा। तो वही वाली बात है, एक एक बार सबके रिस्पेक्ट में चेंज देख लो, एक एक बार सबके रिस्पेक्ट में चेंज देख लो, और उसके बाद क्या होगा, एक एक बार जब सबके रिस्पेक्ट में आप चेंज देख लोगे, है ना, एक एक बार सभी के रिस्पेक्ट में आप चेंज देख लेंगे तो क्या होगा बोलो, है ना, एक एक बार सबके रिस्पेक्ट में चेंज अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो आपको सभी के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो ये देख लेना ऐसे करके, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2, है ना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, R1 क्या हुआ, K टाइम्स ऑफ A1 की पावर X
b1 की पावर y और c1 की पावर z, ये आएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट r2? r2 क्या होगा? k टाइम्स ऑफ a2 की पावर x, b1 की पावर y, c1 की पावर z, ये आएगा, है ना। इन दोनों को क्या करो, r1 अपॉन r2 जो है ना कर लो, तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 की पावर x हो जाएगा। दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ a1 अपॉन a2 की पावर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ r1 अपॉन r2 x टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a1 अपॉन a2। ठीक है, तो x को यहां पे डिवाइड, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ r1 अपॉन r2 डिवाइड बाई log of a1 upon a2। सो दिस वे यू कैन, है ना, कर सकते हैं, है ना। तो ये आप तरीका आप क्या है अपना सकते हैं, देख लो कर पाओगे अपने आप को, है ना। तो ये हो जाएगा, बात समझ में आ रही सब लोगों को? ठीक है, यस, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्लस 1। यस, इट इज ऑलवेज वैलिड, करना ही पड़ेगा आपको, है ना, ये करना पड़ेगा, इतने करना ही पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी आप मुझे बता सकते हैं इसको देखकर कि मुझे ये x आ गया, x किसका ऑर्डर था, है ना, a का ऑर्डर था। y कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, और y चाहिए तो किसको किसको लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कौन सा लेना पड़ेगा, हाँ 1 और एक्सपेरिमेंट 1 ले लो, और एक्सपेरिमेंट कौन सा ले लो, 3 ले लो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, R1 तो लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है, या है ना, R3 लिख लेते हैं। R3 क्या होगा, k टाइम्स ऑफ a1 की पावर x, b2 की पावर y और c1 की पावर z, ये होगा, ये सुनो। ठीक है, c1 की पावर z हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो अब आप क्या करोगे, आप R1 अपॉन R3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R3 करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी b1 अपॉन b2 की पावर y। नाउ गेट लॉग, एंड लॉग के बाद क्या आएगा, लॉग ऑफ R1 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई, सॉरी, y इक्वल टू में यहां पे लॉग आ जाएगा b1 अपॉन b2, ये आपकी वैल्यू आ गई y की। ठीक है, अब अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूं तो z अब तो डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, कितना आएगा, लॉग ऑफ R1 अपॉन R4 डिवाइड बाई लॉग ऑफ C1 अपॉन C2, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन इसी को लिख लो, इसी के लिए लिख लो, आप ऐसे क्वेश्चन बना लो, और यहाँ पे लिखना कि फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग डेटा हैव बीन गिवन। ये टेबल नोट कर लिए सब लोगों ने, ये टेबल नोट हो गया सब लोगों का, हाँ टेबल नोट हो गया, है ना। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, है ना, तुम लोग ये नोट करना शुरू करो, ये वाला नोट करो, और मैं, है ना, और लिखो यहाँ पे लिख देना फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन फॉलोइंग डेटा हैव बीन गिवन। क्वेश्चन है फॉर द गिवन रिएक्शन फॉलोइंग डेटा हैव बीन गिवन, है ना। और निकालना क्या है, कैलकुलेट द ऑर्डर, है ना, ऑर्डर आपको पता करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं 0.1 मोलर मान लेता हूं, इसको भी मैं 0.1 मोलर मान लेता हूं, इसको भी मैं 0.1 मोलर मान लेता हूं, और ये 2 × 10 की पावर -3 कर देता हूं। इसको 0.2 मोलर किया गया, तो इसको 0.1 मोलर ही रखा गया। ठीक है, और ये 0.1 मोलर ही रहा, और हमने इसे क्या कर दिया, और ये हमारा हो गया 4 × 10 की पावर -3। ठीक है, ये जो था इसमें
इसको 0.1 मोलर ही रखा, इसको 0.4 मोलर किया, इसको 0.1 मोलर ही रखा, और ये हो गया 2 × 10⁻³ और इसके बाद इसको 0.1 मोलर ही रखा, इसको 0.1 मोलर ही रखा, ठीक है, या इसको हम लोग 0.2 कर देते हैं। और इसको हम लोग 0.4 कर देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। आपको ऑर्डर बताना है, फाइंड ऑर्डर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। R2 क्या लिखा हुआ है? R2 लिखा है 4 × 10⁻³ R2 जो लिखा हुआ है, R2 जो लिखा हुआ है वो लिखा है 4 × 10⁻³ R2 लिखा है 4 × 10⁻³। लास्ट में क्या पूछा सिद्ध का? लास्ट में MB ही होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताना मुझे। हैंड रेस करो, साउंड में माइक ओपन करवा देता हूँ। क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं देख तो रहा हूँ, है ना। ये सोनाली और बोलो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट 4 में B1 ही होगा ना, B0 की कंसंट्रेशन 0.1 कौन से में? तो एक्सपेरिमेंट 4 में। एक्सपेरिमेंट 4 में, हाँ, किसकी कॉन्सेंट्रेशन? B की कंसंट्रेशन सर। यहाँ पे ये वाले, ये यस सर, ये पॉइंट, हाँ, ये 0.2 ही सही लिखा है। B और C दोनों ही चेंज हो रहे हैं उसमें। कोई बात नहीं, हो सकते हैं ना। एक्चुअली sir, आपको पहले और तीसरी, यहाँ देख लो, ऐसा हो सकता है ना, इसको देखोगे ना तो 0 ऑर्डर आ जाएगा। ये ओके सर। 0.1 से 0.4 हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन ये नहीं चेंज हो रहे हैं और ये नहीं चेंज हो रहे हैं, तो इसमें B की कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बावजूद रेट नहीं बदल रहा है, और A और C तो कांस्टेंट, तो B के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, तो B के रिस्पेक्ट में अगर 0 ऑर्डर यहाँ पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट से मिल जाता है, तो मैं 4th एक्सपेरिमेंट में अगर कांस्टेंट चेंज भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, जैसा मैंने पैटर्न, वो सबसे सिंपलेस्ट पैटर्न था जो मैंने डिस्कस किया है अभी, समझे तुम लोग? सोनाली, सिद्धिका, जो क्लास में ये जो डिस्कस हुआ है, इट इज अ सिंपलेस्ट पैटर्न। आपको चेंज करके दे सकते हैं तरीका, लेकिन यही है भाई। तरीका ऐसे होगा, 3 इक्वेशन 3 अननोन, सुन लिया आप लोगों ने? तरीका ऐसा होगा कि 3 इक्वेशन बनेंगी और 3 अननोन बनेंगे। 3 इक्वेशन बनाने के लिए आपको 4 एक्सपेरिमेंट देगा और वो आपको सॉल्व करने होंगे। कभी कभी बहुत ऑब्वियस होगा, कभी कभी आपको सॉल्व करना भी पड़ता है। तो वो सभी तरीके क्वेश्चन जो है ना क्लास में किए जाएंगे, ना, इस तरीके से। ठीक है, तो चले करें काम शुरू। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, है ना, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ A का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है, B का कांस्टेंट है, C का कांस्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से रेट भी दुगना हो रहा है। इसका मतलब है X कितना रहा होगा, A की पावर कितनी रही होगी बोलो, है ना, 1 रही होगी, है ना। या तो आप ऐसे कर लो, या आप फॉर्मूले से कर लो, X बराबर log of R1 upon R2 upon log of
A1 अपॉन A2 इफ यू वांट टू गो विद द फॉर्मूला, है ना। तो पहले तुरंत फॉर्मूला मत लगाना, पहले देख लेना, हो सकता एक आध तो बहुत ऑब्वियस आता है, एक आध जो अननोन होता है वो ऑब्वियस होता है, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे के लिए एक आध के लिए वो सॉल्व कराते भी हैं आपसे, है ना। तो जब आप इसको लिखोगे R1 अपॉन R2 तो आपको दिख रहा होगा ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, और यहां भी 1/2 ही आएगा। सो ये दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट y के लिए। तो y में क्या हो रहा है, y में पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि y में b के रिस्पेक्ट में काम करना है तो b बदलना चाहिए और बाकी कांस्टेंट मिलने चाहिए। तो पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में b चेंज हो रहा है लेकिन a कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है। तो पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट को आप देखोगे तो ये क्या करेगा, log ऑफ R1 अपॉन R3 और log ऑफ B1 अपॉन B2। तो हुआ क्या कि R1 अपॉन R2 जो है ना वो सेम ही आ रहा है, तो ये क्या होगा, बेसिकली ये log 1 हो जाएगा R1 अपॉन R2, और यहां पे क्या होगा, यहां पे log 1/4 आएगा, लेकिन log 1 है 0, सो दैट्स वाई y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और वो यहां से फील आ रहा है कि b की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने के बावजूद रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि b की पावर क्या रही होगी, 0 रही होगी, ताकि b की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर भी रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसे ही क्या करोगे, a को उतना कांस्टेंट रखा, b को चेंज किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पता चल गया कि b के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है तो b के चेंज होने से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो इसको तो इग्नोर करो, 0.1 से 0.2 जो हुआ है इसको इग्नोर कर दो। इसको देखो तो ये तो कांस्टेंट रखा है मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा, 0.1 से 0.4 करोगे, है ना, तो ये कितना 4 गुना हो रहा है, यहाँ पे भी 4 गुना हो गया है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 32 इंटू 10 की पावर -3। तो ये 16 से मल्टीप्लाई हुआ है, 16 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि z की वैल्यू कितनी रही होगी, बोलो 2 रही होगी, ऐसा होगा, है ना। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर, है ना। तो अभी r का वैल्यू क्या होगा, k टाइम्स ऑफ a की पावर 1, b की पावर 0 और c की पावर 2 हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो आप ये कर सकते हो, है ना। अब अगर आपसे कोई कहता है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, है ना, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो कैसे करोगे, है ना। तो आप क्या करना, कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट उठा लो, है ना, कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट उठा लो। तो जैसे आपने क्या किया, आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट 1 से पहला एक्सपेरिमेंट ले लिया। अब पहला एक्सपेरिमेंट जब आप लोगे तो उसमें क्या लिखोगे, R1 बराबर क्या लिखोगे, k टाइम्स ऑफ 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 0 और 0.1 की पावर 2, ये लिखोगे, बोलो। ये हो जाएगा। और R कितना है, R1 कितना है, R1 ये लिखा हुआ है ना। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दिए, इसमें पुट कर दिए, इस वाले में R की जगह R लिख दो, K की जगह K, और सब यहाँ पुट कर दो। तो R1 कितना है, R1 है 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -3, K इंटू 10 की पावर कितना आएगा, -3, तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, ऐसे रेट कांस्टेंट आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। अगर किसी ने पूछा कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस, है ना, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B when concentration of each reactant is 0.1 मोलर, Z कैसे कैलकुलेट किया, ये 4 गुना हो रहा था और ये 16 टाइम्स हो रहा था, देखो 16 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 4 की पावर 2 हो गई होगी, इसलिए ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, अभी एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने अभी दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B when concentration of each reactant equal to 0.1 मोलर।
rate of reaction of B when concentration of each reactant is 0.1 मोलर। तो आप देखो 0.1 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन ईच रिएक्टेंट की कौन से एक्सपेरिमेंट में है, कौन से एक्सपेरिमेंट में है बोलो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, है ना, ये आपका थर्ड पार्ट है। यहां ये दिख रहा है आप लोगों को, अगर आप इसका रेट लिखोगे तो आएगा -1/2 dA/dt -1/3 dB/dt -dC/dt इज इक्वल टू क्या होगा, R। ये होगा, और R किसके बराबर आएगा, R आएगा A की पावर 1, B की पावर 0 और C की पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको 0.1 पुट कर दो या ये K को पुट कर दो, तो या R ही आप पुट कर दो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, तो -dB/dt मैंने पूछा है आपसे, तो 3R हो जाएगा। R अपने को पता है 0.1 मोलर पे, पहला एक्सपेरिमेंट जो था 0.1 मोलर पे, जो पहला एक्सपेरिमेंट था वहां देख लो, तो सबका जब कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था वो कितना, R कितना था, 2 × 10⁻³ सो आंसर बिकम 6 × 10⁻³ कर पाओगे आप लोग सारे क्वेश्चन इस तरीके से, है ना। तो ये है ना, ये कंप्लीट कर दिया, एक बेसिक बात जो है ना वो मैंने आपको समझा दी है। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, सीट वगैरह करेंगे, एक आध दो न्यूमेरिकल और बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कवर करते हैं सिलेबस वाला पार्ट, है ना, चीजों को और अच्छे पे ले जाएंगे, लेकिन बाद में लेंगे, अभी नहीं, है ना। ओके, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड लिखिए, और वो है, तो 2 मेथड कंप्लीट हो गए ऑर्डर निकालने के। एक आपने पढ़ा रेट कांस्टेंट वाला, रेट कांस्टेंट या थ्योरेटिकल मेथड, न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएगा आपके, जब आप पढ़ते हैं उसी समय, है ना, फटाफट इंस्टेंटली मालूम चल जाता है। उसके बाद हम लोग बात किया इनिशियल रेट मेथड की, अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ मेथड की, है ना, फ्रॉम हाफ लाइफ। तो मैं इसे हटा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, फ्रॉम हाफ लाइफ, है ना। नेक्स्ट है थर्ड मेथड जो है ना, थर्ड मेथड है फ्रॉम हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ फ्रॉम हाफ लाइफ डेटा, हाफ लाइफ का जो डेटा होगा वहां से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो हाफ लाइफ का जो डेटा है उसमें अभी आपने देखा था कि nth ऑर्डर के लिए, अभी आपने देखा था फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, अभी आपने हाफ लाइफ की प्रोपोर्शनैलिटी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से देखी थी। C0 था, A0 था, कितना था यहाँ पे 1 - n था, याद आया है? था ना 1 - n, अभी किया था डेरिवेशन स्टार्ट, है ना, किया था नहीं किया था। तो दो अलग अलग, है ना, दो अलग अलग, ठीक है, हाँ, दो अलग अलग मेथड, अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे जैसे 1 मोल पर लीटर पर हाफ लाइफ आपको कुछ और आती है, और 2 मोल पर लीटर पर हाफ लाइफ आपको कुछ और आती है, तो दो हाफ लाइफ के जो डेटा है उनको अगर आप कंपाइल कर लो, जैसे एक हाफ लाइफ का डेटा, एक दूसरा हाफ लाइफ का डेटा दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पे, तो यहाँ पे C0 कौन सी, पहले वाली, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, दूसरी वाली, इसकी जो पावर क्या आएगा 1 - n। यहां से आप n सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहां जो n आएगा वो क्या आ जाएगा, n आएगा वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, है ना, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आपको बता देता है। ठीक है, अब इसको आपको अप्लाई कब करना है ना, व्हेन दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड, व्हेन दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड, है, कब अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो n आ रहा है वो ओवरऑल ऑर्डर है, मतलब एक तरह से ये पूरी रिएक्शन का क्या है, ऑर्डर आपको बता रहा है।
तो जो हाफ लाइफ भी होनी चाहिए वो रिएक्शन की हाफ लाइफ होनी चाहिए, सब्सटेंस की हाफ लाइफ नहीं चलेगी, है ना। एन के आगे क्या लिखा है, एन के आगे लिखा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है। हाँ, थ्योरेटिकल मेथड एक ही है, उसी से कर सकते हैं। थ्योरेटिकल एक दो और भी है, अभी समझाते हैं, अभी बताते हैं ना, थ्योरेटिकल मेथड के बारे में और बताते हैं। देखो जरा, तो ये हाफ लाइफ का डेटा जब आपके पास आ जाएगा तो कैसे अप्लाई करोगे, एक तो ये केस है, एक तो इसमें अप्लाई कर लेना। जब आपके पास एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट हो, ए गिविंग प्रोडक्ट इस तरीके का हो, या 3A गिविंग प्रोडक्ट, तभी चलेगा, तभी चलेगा, है ना। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है केस सेकंड कि दो रिएक्टेंट हो, A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, है ना, दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट होंगे, तो दो रिएक्टेंट हो तो एक तो हो जाए लिमिटिंग रिएजेंट और एक हो जाए एक्सेस, तो भी आप लगा लेना, क्योंकि अपने को पता है कि जब ए आधा होगा उसी समय रिएक्शन आधी होगी। यहां जो हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई इक्वेशन आता है और उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी दिया जाता है, तो अगर इसमें ए बाई बी का रेशियो 2/3 है तो भी ये लग जाएगा फार्मूला, तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में जो ए का हाफ लाइफ होगा वही बी का हाफ लाइफ होगा, और उसी में क्या होगा, उसी में क्या हो जाता है, रिएक्शन का भी हाफ लाइफ वही होगा, है ना, इस तरीके से। सर इसमें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, हम लोग होमोजीनियस ही पढ़ रहे हैं ना, हम लोग होमोजीनियस ही पढ़ रहे हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स में काम कर लेना, कंसंट्रेशन हटा देना, है ना, है ना, कंसंट्रेशन हटा के मोल में काम, जैसे हेट्रोजीनियस आए ना तो यहाँ पे सी हटा के एन लिख देना, सी हटा के, भाई बाकी तो काइनेटिक्स सेम ही है ना, बाकी काइनेटिक्स तो हेट्रोजीनियस में क्या दिक्कत है ना, नंबर ऑफ मोल्स में चले जाते हैं, होमोजीनियस वाले में कॉन्सेंट्रेशन में काम करते हैं, बस यही तो है, और कोई तो अंतर थोड़ी ना है। केमिकल काइनेटिक्स में तो कोई अंतर नहीं है ना, रेट वेट के एक्सप्रेशन वगैरह में किसी में कोई नहीं है। सेकेंड केस वापस बता दूं, सेकेंड केस में बी एक्सेस में है, एक तरह से ये क्या हो जाएगा, इस पे रेट डिपेंड करना बंद कर जाएगा, ये किसके साथ आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ आएगा, तो रेट केवल ए पे डिपेंड करेगा। ए की हाफ लाइफ ही रिएक्शन की हाफ लाइफ होगी, सब्सटेंस ए की हाफ लाइफ ही रिएक्शन की हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, ए का हाफ लाइफ और बी का हाफ लाइफ वैसे तो अलग अलग होगा, लेकिन क्योंकि ए और बी का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो में है, तो जो ए का हाफ लाइफ होगा वही बी का हाफ लाइफ होगा, वही रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा। जितनी देर में ए आधा होगा इतनी देर में बी आधा हो जाएगा, और उतनी देर में क्या होगा, उतनी ही देर में रिएक्शन भी आधी हो जाएगी, है ना, ठीक है। रिएक्शन के, अच्छा रिएक्शन जब दिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन दिया होगा तभी तो कोफिशिएंट पता चलेगा, नहीं दिया होगा तो कैसे पता चलेगा, देना पड़ेगा उसको, है ना, उसको ये चीजें आपको देनी पड़ेगी, है ना। ना अब इसमें क्या रहता है, अब इसमें एक चीज और भी है कि फॉर आइडियल गैस आप जानते हैं क्या होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, तो इसका सी इक्वल टू क्या आ जाता है, पी बाई आर टी, आता है नहीं आता है, आता है। तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस के लिए हो सकता है ये फॉर्मूला इस तरीके से भी बन सकता है, P1 इनिशियल प्रेशर, P0 कौन सा इनिशियल प्रेशर पहला वाला, और इनिशियल प्रेशर कौन सा बाद वाला, आरटी खत्म हो जाएगा ना, रेशियो है 1 - n, है ना, रेशियो होने से क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केस 2 में जो ऑर्डर निकलेगा, है ना, केस 2 में जो ऑर्डर निकलेगा वो ऑर्डर वास्तव में किसका होगा, है ना, वो ऑर्डर ए का ही होगा,
केस 2 में जो ऑर्डर निकलेगा वो ए का ही होगा, सही कह रहे हैं आप। नोट करो आप इसको। हो गया? केस 2 का एग्जाम्पल पिछले क्लास में दिया तो था, जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल जो बताए थे केस 2 में, वही तो है इसके एग्जाम्पल, है ना, वही तो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। तो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लो, छोटा सा एक न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको, जल्दी से अप्लाई कर लो। हाँ, ऑर्डर ओरली भी आ जाएगा, आप चिंता मत करो, आ जाएगा। ये डेटा दिया हुआ है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। दोनों एक्सेस में होंगे तो फिर आपको काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर आपको, है ना। आप रेट नहीं समझ पाएंगे किसके, है ना, काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको जब दोनों एक्सेस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, हाफ लाइफ कौन सा, पहले वाला, हाफ लाइफ कौन सा, दूसरा वाला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कौन सा, पहला वाला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कौन सा, दूसरा वाला, की पावर 1 - n, ये रखना है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे केवल ये रिएक्शन है, इसका डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, ये ऑर्डर दे रखा है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इनमें केवल वैल्यू ही पुट करना होता है बस, और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं है। ये 2 आवर दे रखा है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, बिकॉज ये मिनट में दे रखा है। ठीक है, तो 60 मिनट हो गया, है ना, ये मिनट हो गया, और ये 30 मिनट था ही। C1 कितना था, C1 आपका था 0.1 मोलर, ये 0.2 मोलर की पावर 1 - n। ठीक है, तो कैंसिल कर दो, तो 4 हो जाएगा, 0.1, सॉरी ये 1/2 हो जाएगा की पावर 1 - n। ठीक है, इसको पलट लो तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और ये 2 की पावर 2 था, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर n-1, सो n-1 इक्वल टू 2, सो n इक्वल टू 3, सो थर्ड ऑर्डर इज योर आंसर।
है ना, लगभग सभी लोगों का हो भी गया, क्लियर है, लगभग सभी लोगों का हो भी गया, है ना। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं और वो है हिट एंड ट्रायल मेथड या ग्राफ वगैरह से वो आता है। तो नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ मेथड देख लो आप लोग। फोर्थ मेथड जो होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, अपने को डेटा दिया जाता है और हम उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर मान लेते हैं, और मानने के बाद हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं और के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे कोई डेटा आपको दिया गया, एक टेबल बना के आपको दे दी गई इस तरीके से, है ना, तो आप क्या करोगे, आपने कहा कि मैं ये फर्स्ट ऑर्डर मान लेता हूं, तो फर्स्ट ऑर्डर मानने के बाद आप क्या करोगे, आप के बराबर 1/t ln c0 बाई सी टी वाला फॉर्मूला लगाना। ये फॉर्मूला आप 2-3 बार लगाते हो डेटा को देखकर। अगर आपका के का वैल्यू लगातार सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट ऑर्डर जो माना था वो सही माना हुआ है, तो जो आपने माना था वही आपका ऑर्डर बन जाता है ना। और अगर आपने देखा कि यार के वैल्यूज सेम नहीं आ रहे हैं, के वैल्यूज सेम नहीं आ रहा है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में, इसका मतलब है कि मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर माना है वो गलत है, मुझे कोई दूसरा ऑर्डर मानना चाहिए। तो फिर आप सेकेंड ऑर्डर पे चले जाओ या 0 पे चले जाओ, फिर उसका फॉर्मूला लगाओ, फिर के का वैल्यू निकालो, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं, आप देखो जरा, करो हिट एंड ट्रायल, क्या लगता है कि आपको जो ऑर्डर है वो क्या आना चाहिए इसका। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with the help of following data. Data for given reaction. टाइम मिनट में है और कंसंट्रेशन ए का है। जब 0 था तब ये 0.1 था, जब ये 20 मिनट है तो ये 0.09 मोलर है, फोर्टी मिनट पर ये है 0.081 मोलर, और 60 मिनट पर ये है 0.0729 मोलर। देखो इस डेटा से आपको क्या लगता है कौन सा ऑर्डर आना चाहिए।
आ गया आंसर आपका? कौन सा आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर ही आंसर है इसका। थर्ड ऑर्डर भी आ रहा है क्या? फर्स्ट ऑर्डर आंसर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आंसर है। 20 मिनट फर्स्ट ऑर्डर जब आप जाते हैं तो यहाँ आपको देखा है ना कितने के इंटरवल है, 20 का इंटरवल है, 20 मिनट का इंटरवल है। सेम टाइम में वहां पे कैसी रिएक्शन होती है ना? सेम टाइम में कैसा रिएक्शन होता है? रेशियो सेम रहता है, बिल्कुल सही। रेशियो सेम रहता है या परसेंटेज सेम रहता है? रेशियो सेम रहता है या परसेंटेज, दोनों बातें ठीक है, याद आई नहीं आई? है ना, सेम टाइम में सेम परसेंट रिएक्शन होता है। तो यहां से 0 से 20 में कितने परसेंट रिएक्शन हुआ है? कितने परसेंट रिएक्शन हुआ है? 20 मिनट इज द टाइम ऑफ, 20 मिनट जो टाइम है वो कितने परसेंट रिएक्शन का है? कितने परसेंट का है? हाफ लाइफ है? नो, इट इज नॉट अ हाफ लाइफ। यस, इट इज 10%। 10% कंप्लीट का टाइम है और 90% बचने का टाइम है। ये 90% बचा हुआ है, फिर उसका 90% ये है, फिर उसका 90% ये है। इस तरीके से दिख रहा होगा। नहीं तो आपको क्या करना था? आपको सिंपल था कि आप इसको मान लेते। दूसरा तरीका क्या था? बुकिश तरीका। एक तो ये था जो मैंने समझाया फटाफट मेथड वाला, उससे आपको आना चाहिए। मैं तो अप्रोच दिया हूं, आपको पढ़ाया हूं, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको फटाक से करना चाहिए था बिना पेन चलाए, है ना? ठीक है, कुछ लोगों ने किया भी था, बहुत इंस्टेंटली आंसर भी दिया था मुझे, तो मान गया था कि इन्होंने विदाउट पेन चला ही कर लिया है। या फिर आप कैसे करते? लेट दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। आप पहले मान लेते हैं, आप इसको फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं। अब मान लो स्कूल के एग्जाम में आ जाए, है ना, तो फिर आप ऐसे करोगे जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। ये आपको बोर्ड में एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है। तो आपको के लिखना चाहिए था। के कितना होता? 1/t। टी कितना है? ये 1/t ln C0/CT वाला फॉर्मूला यूज करते। तो पहला एक्सपेरिमेंट लिखते 1/t 20 ln C0 कितना था? 0.1। CT कितना था? ये सो 0.1 डिवाइड बाई 0.09 ये होता। सो दैट बिकम 1/20 ln 10/9। चलेगा? ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये आपने उससे लिया। अब आप क्या करोगे, है ना? या तो आप 0 से 40 जाओ तो C0 ये होगा, CT ये होगा। सुनना जो मैं बोलूंगा, सुनना जो मैं बोलूंगा। 0 से 40 जाओ तो C0 ये होगा, CT ये होगा। कोई स्टूडेंट अगर 20 से 40 जाएगा तो C0 ये होगा, CT ये होगा। लेकिन टाइम उस समय 20, इस वाले फॉर्मूले में टाइम 20 रखना पड़ेगा। जो 0 से 40 जाएगा वो यहाँ T की जगह 40 रखेगा, C0 की जगह ये रखेगा, CT की जगह ये रखेगा। जो 20 से 40 जाएगा वो टाइम 20 रखेगा, बिकॉज यहां से यहाँ टाइम इंटरवल 20 होगा। C0 कितना पुट करेगा? ये। CT करेगा ये, है ना? जस्ट टाइप यस इफ इट इज ऑल क्लियर, है ना? जस्ट टाइप ऑल क्लियर, है ना? ठीक है, ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि वहां एग्जाम में तुम लोग पता नहीं क्या ब्लेंडर करते हो, है ना? कुछ कुछ रख देते हो, वैल्यू फिर आती नहीं है आपकी, इसलिए मैंने वहां पे समझा दिया। तो k इक्वल टू क्या करोगे? 1/40। और मैं तो सजेस्ट करता हूं कि शुरुआत से ही लिखो, शुरुआत से करो, फालतू में इंटेलिजेंसी मत दिखाओ एग्जाम में ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से एकदम सधा हुआ काम करो। तो क्या होगा? 0.1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? बोलो। डिवाइड होगा 0.081, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना? 1/40 करना ln, ये 0.1 से 0.1 खत्म करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.81। 0.81 को 0.9 का होल स्क्वायर कर लेना। 0.81 को 0.9 का होल स्क्वायर कर लेना। तो ये हो जाएगा 1/40 ln 1/0.9 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आके ऊपर आ जाएगा, है ना? ये इधर आके इसको 20 बना देगा और फाइनली 1/20 इक्वल टू ln 10/9 फिर से आ जाएगा। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी k का वैल्यू वही आया जो पहले में आया। इसका मतलब आपने जो माना था वो सही है। यू कैन क्लेम इट फर्स्ट ऑर्डर, जो माना था वो सही है। तो अगर आपको बोर्ड में काम करना है तो कम से कम 2 निकाल के ऐसे कर दीजिएगा। कर पाओगे? या सुनो,
पक्का? आगे बढ़ो, एक न्यूमेरिकल और लिखो इस पे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही है, डेटा बदल रहा हूं, डेटा बदल देता हूं, ठीक है, एक मिनट रुकना। डेटा है आपका, एक मिनट रुकना, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा, एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं, उसको करके दिखाओ। ये इक्वेशन है और डेटा है आपके लिए यहां टाइम दे रखा है आपको मिनट में, और यहां पे बी का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है मोल पर लीटर में, है ना, मोल पर लीटर में दे रखा है। करो, आ गया आंसर, ठीक है, गुड। ऑर्डर का कैसे पता चल गया ना, इसमें आप जीरो मान लेना, तो जीरो मानोगे तो के नहीं आएगा, कौन पूछ रहा है, जीरो ऑर्डर आ गया ना, हाँ जीरो ऑर्डर आ जाएगा। कैसे किया, क्या दिख रहा है आपको यहां पे, देखो यहां से यहां जाते हैं तो कितना मल्टीप्लाई होता है, 0.2 मल्टीप्लाई होता है ना, सॉरी ये यहां से यहां जा रहे हैं तो 0.2 बढ़ रहा है, फिर 0.2 बढ़ रहा है, और टाइम क्या हो रहा है, टाइम इस तरीके से चलता जा रहा है 10, 20, 30, है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे टाइम को दुगना किया है तो इसका बनना भी दुगना हो गया है, इसका 3 गुना किया है तो इसका हो जाएगा। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब x इक्वल टू KT होता है। बी के मोल दिए, बी के मोल ध्यान रखना, बी मतलब जो बनेगा, बी का मोल है जीरो ऑर्डर में x इक्वल टू x और टाइम, है ना, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो बी x से गवर्न होता है ना, मोस्ट जो बनते हैं वो x से गवर्न होते हैं, है ना, जो बनेंगे, बी का दे रखा है, ए का नहीं दे रखा है, रिएक्टेड से काम नहीं करना था, जो बनना था उससे काम करना था। या तो आप ऐसे कर लेते, यहाँ पे a लिखते, ये 0 लिखते, यहाँ पे a माइनस एक्स लिखते, यहाँ 2x लिखते। ये जो मैंने इतना किया है a 0 a माइनस एक्स 2x, ये तो किसी भी ऑर्डर में लिखोगे आप, चाहे वो 0 हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, कुछ भी हो, ये तो आप लिखते। अब आप क्या करते हैं, 2x पे विचार करते कि यार जो 2x है, b क्या हो रहा है, ये टाइम के मल्टीपल में चल रहा है, टाइम के मल्टीपल में चल रहा है, 10 पे ये 0 पे तो 0 था, t इक्वल टू 0 पे तो बना ही नहीं था, है ना, फिर ये क्या होगा, 10 पे 0.2, 20 पे 0.4, 30 पे 0.6, तो जैसे जैसे यहाँ पे दुगना होता है तो ये दुगना हो जाता है, ये 3 गुना होता है, 3 गुना होता है। ऐसा कब होता है, जब आपका जीरो ऑर्डर आता है x इक्वल टू KT, सीधा सीधा जो प्रोपोर्शनैलिटी है किसका, x और टाइम का, टाइम दुगना तो x दुगना, 3 गुना तो 3 गुना, तो जीरो ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा होगा। तो ये सब आपके हिट एंड ट्रायल है, ऐसे करके आप, ये भी आपके कौन से हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कर सकते हो, है ना। लास्ट जो मेथड है वो मेथड कौन सा है, आप ग्राफ वगैरह आपको दिया जाता है ना, ग्राफ वगैरह देकर भी आपको क्या करते हैं, है ना, फ्रॉम ग्राफ वगैरह देकर भी, है ना, हाँ रेशियो इसमें सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेम आ जाएगा, ग्राफ से भी कर सकते हो कभी कभी। फोर्थ मेथड के बाद फिफ्थ मेथड है, और वो कौन सा है, वो ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, है ना, फ्रॉम द गिवन ग्राफ, है ना,
ग्राफ वगैरह से भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ में सारे पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, ग्राफ सारे पढ़ा चुका हूं, तो उन्हीं में से कोई ना कोई ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां तक हम लोग, एक हमारा नेक्स्ट जो है ना खत्म हो गया ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें और अपने टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है ना। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो खत्म हो गया, अब हम लोग अपने टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये नोट हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट आप लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो ये वाले सेक्शन से आए हैं जो मैं आप पढ़ाऊंगा। सबसे नंबर अगर काउंट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो है ना इसी से आए हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग, और ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह जो है ना, थोड़ा तो आपने कभी सुना होगा, वो वाले इस वाले सेक्शन से जो है ना, ठीक है, ये होगा। ओके, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि ये वाले सेक्शन में जब भी मैं काम करूंगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले सेक्शन में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, आपको याद होगा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, आपको याद होगा कि मैंने जो है ना शुरुआत जब की थी तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन से किया था, है ना। अब की बार ये कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अपना जो बेसिक इक्वेशन था केमिकल काइनेटिक्स का वो ये वाला था, है ना। अभी तक हम लोग के को कांस्टेंट रखा करते थे, जो कुछ पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑर्डर, इस पे ही अपना फोकस हुआ करता था, के को अपन टेंशन नहीं ले रहे थे, है ना। अब की बार इस वाले पूरे सेक्शन में ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। एक बार जो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स वो फिक्स, एक बार जो ऑर्डर फिक्स्ड वो ऑर्डर फिक्स्ड, है ना, ठीक है ना। नाउ के विल चेंज, अब के चेंज करेगा, मतलब अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनके और इनके बीच का रिलेशन बता रहा हूं, इसमें है ना, के अफेक्ट होगा तो रेट अफेक्ट होगा, रेट अफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब के ने किया है। मेरी बात सुनी आपने, मैंने जो बोला, हाँ, के अफेक्ट होगा तो रेट अफेक्ट होगा, और अगर रेट अफेक्ट हुआ है इसका मतलब के में अफेक्ट हुआ है कुछ ना कुछ, मतलब के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ गया है इसका मतलब के को बढ़ाया गया है ना, रेट घट गया है इसका मतलब के को घटाया गया है ना, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा कुछ रहता है, तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा। और रेट का सीधा सीधा रिलेशनशिप किसके साथ आता है ना, के साथ आ जाता है। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट का रेशियो रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा। हाँ, ऑर्डर कुछ भी हो जाए, बिल्कुल सही है, यहाँ चाहे वो फर्स्ट हो जीरो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बोलूं यहाँ जो कुछ चलेगा सब कुछ सेम चलेगा सभी ऑर्डर के लिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि के पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो, रेट कांस्टेंट पड़ेगा, है ना। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रेशियो रेट के रेशियो के बराबर होता है। The ratio of rate constant at two different temperature is equal to the ratio of rate at two different temperature. ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं आपको, बहुत काम आएगा, ये जो बोला है ना ये ही सबसे ज्यादा काम आएगा। लिखो, द रेशियो ऑफ रेट, द रेशियो ऑफ values of rate constant at two
different temperature, the ratio of values of rate constant to different temperature is equal to the ratio of rates at two different temperature. At two different टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली यही होगा। अगर मैंने कहा कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा जो रेट था वो 310 केल्विन पर, और रेट जो है ना, मैंने इनका रेशियो निकाला, समझे? अगर मैंने कहा कि 310 केल्विन पर और 300 पर रेट का जो रेशियो है वो 2 है, इससे आप क्या निकालोगे इंटरप्रिटेशन? इससे आप इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे? एग्जामिनर आपको रेट का रेशियो ही देता है कि वो कहेगा 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो गया, है ना? तो आप ये समझ जाना कि वो इनडायरेक्टली आपको क्या बताना चाह रहा है। इनडायरेक्टली 310 केल्विन पर के की वैल्यू और 300 केल्विन पर के की वैल्यू का रेशियो बताना चाह रहा है। समझ में आया? समझ में आया, है ना? समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से बेसिकली रेट को बदलने वाला कौन है? रेट को बदलने वाला के है। जो के साथ होगा वही रेट के साथ होगा, ये समझ लो। ये वाला फैक्टर किसी काम का भी यहाँ पे नहीं रहेगा, है ना? तो यहां से एक जनरलाइज इक्वेशन अपने को बन जाती है। क्या इक्वेशन बन जाती है कि R at T1 और R at T2, या मैं उस पे ले लूं, केल्विन में ले लूं। टी से तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाना टाइम से। टाइम की बात नहीं हो रही यहाँ पे ना, यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है। R at T1 केल्विन, R at T2 केल्विन, K at T1 केल्विन, K at T2 केल्विन, ये हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट का रेशियो रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा, या दो अलग अलग टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा वो रेट के बराबर हो जाएगा, है ना? रेट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। या इसको यही रोक लेते हैं, ठीक है? हाँ, टाइम भी हो गया, ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं। अभी जो मॉनिटरिंग वाला मेथड है ना, मॉनिटरिंग वाला सेक्शन, अब आप नेक्स्ट आगे कर लेना, है ना? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह वाला कर लेना सेक्शन अभी, और जो ऑर्डर वाला निकालने वाला सेक्शन सी कर लेना, शायद हो जाएगा। अभी मॉनिटरिंग वाला जो सेक्शन है ना, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो सबसे आखिरी में पढ़ाएंगे। पहले ये वाला पढ़ाएंगे, ठीक है? मॉनिटरिंग लास्ट में पढ़ाता हूं मैं। मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शंस वाला जो सेक्शन है वो सबसे आखिरी में लूंगा, है ना? ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर जो है ना पढ़ाने का डिफरेंट है, मैं वो कर लूंगा, है ना? फिफ्थ मेथड तो क्लास में सारे करा दिए हैं, दे देंगे। कल क्लास होगी आप लोगों की, कंबाइंड क्लास होगी कल। केमिकल काइनेटिक्स की कंबाइंड क्लास होगी आपकी, ए और बी की, है ना, मिला के। ठीक है, ए और बी की मिला के होगी, है ना?